अब हमें देखना है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर समझने से पहले गाइस मैं आपको वहीं पर लेके चलना चाहता हूँ जहाँ से हमने इसका डिस्कशन स्टार्ट करा था। ये वाला पेज जहाँ हमने बात करी थी कि डिसऑर्डर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमें देखना थे। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स में हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा को समझा, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया को समझा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा को देखा एंड लास्ट हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को समझा। अब हमें समझना है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। सो हियर वी गो, क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। यहाँ पर मैंने क्वालिटेटिव प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स मेंशन करे हैं: बर्नार्ड-सोलियो सिंड्रोम, ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, एस्प्रिन, यूरिया एंड ड्रग्स। इनको हम डिटेल में देखने वाले। इन सभी सिंड्रोम्स और जो भी मैंने यहाँ पे ड्रग्स मेंशन करा, एस्प्रिन मेंशन करा, ये सब कॉज है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। यहाँ पर प्लेटलेट की क्वालिटी डिफर हो रही है, नॉट क्वांटिटी। सो हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन डिसऑर्डर्स में प्लेटलेट का नंबर कम नहीं हो रहा है। प्लेटलेट उतनी नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है बॉडी में, बट उनका जो इंट्रैक्शन है वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ या जो भी क्लॉटिंग में इंट्रैक्शन होता था प्लेटलेट का, वो इंट्रैक्शन अफेक्ट हो गया। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्नार्ड-सोलियो सिंड्रोम से। बर्नार्ड-सोलियो सिंड्रोम में हमें जेनेटिकली GP1B डिफिशिएंसी देखने को मिलती। GP1B क्या है? GP1B रिसेप्टर है जो कि प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ GP1B रिसेप्टर प्लेटलेट्स वॉन विली ब्रांड फैक्टर से बाइंड होती है और बाइंडिंग के बाद प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है, ये हम जानते हैं। सो यहाँ पर जेनेटिकली डिफिशिएंसी है GP1B रिसेप्टर की, तो क्या प्लेटलेट का एडिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो प्लेटलेट एडिशन इज इम्पेयर्ड। अब हमें इन पेशेंट्स का अगर ब्लड सैंपल लिया है हमने, तो हम ब्लड स्मीयर पे कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं जिससे कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि बर्नार्ड-सोलियो सिंड्रोम के पेशेंट है। ओके, सो ब्लड स्मीयर पे हमें माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, सर हम क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो गई है बॉडी में। बट द थिंग इज डेट यहाँ पर माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है और इसका रीज़न ये है गाइज, प्लेटलेट का थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा? क्योंकि अगर GP1B रिसेप्टर अगर प्रेजेंट होता है तो प्लेटलेट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर ये रिसेप्टर की डिफिशिएंसी है तो प्लेटलेट अर्ली स्टेज में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो रीज़न इज डेट माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ड्यू टू GP1B डिफिशिएंसी, हैंस प्लेटलेट नो लॉन्गर लाइव मोर, हैंस डिस्ट्रॉय इजीली। जल्दी से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि वो GP1B रिसेप्टर की डिफिशिएंसी की वजह से। ओके, सो माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को कम करने के लिए हमारी बोन मेरो बहुत सारे प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करेगी, एक तरीके से कंपनसेशन चलेगा। तो जब बोन मेरो बहुत सारी प्लेटलेट को प्रोड्यूस कर रही होगी, तो प्लेटलेट के प्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं कि प्रीकर्सर सेल्स कौन से होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। और वो मेगा कैरियोसाइट्स है ना, अर्ली स्टेज में ही बोन मेरो से वो रिलीज हो जाएंगे। तो हमें ब्लड स्मीयर पे इनलार्ज प्लेटलेट्स दिखेंगे। इनलार्ज प्लेटलेट्स का मतलब है वो इमैच्योर है। क्यों इमैच्योर है? क्योंकि वो अर्ली स्टेज में ही बोन मेरो से रिलीज हो गए। क्यों रिलीज हुए? क्योंकि हमारी बॉडी इस माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को कंपनसेट करना चाह रही थी। इनलार्ज प्लेटलेट इज ड्यू टू मोर इमैच्योर प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट बाय द बोन मेरो। सो हमें ब्लड स्मीयर पे माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इनलार्ज प्लेटलेट्स दिखेंगे। इनलार्ज प्लेटलेट का आपको रीज़न क्या याद आना चाहिए कि वो बहुत सारे इमैच्योर सेल्स का प्रोडक्शन हो चुका है। अगर वो मैच्योर होते हैं तो उनका साइज नॉर्मल रहता है, और अगर वो इमैच्योर है इसलिए वो इनलार्ज दिखेंगे हमें ब्लड स्मीयर पे। ओके, देन लैब फाइंडिंग में अगर हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करें, लाइक हमने ब्लड सैंपल इन बर्नार्ड-सोलियो सिंड्रोम के पेशेंट से हमने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड स्मीयर पे हमें ये चीज़ें पता चली, एंड हमने जब ब्लड सैंपल में कुछ टेस्ट करे, जैसे कि हम इसमें रिस्टोसिस्टिन टेस्ट करते हैं। अब रिस्टोसिस्टिन टेस्ट क्या होता है मैंने यहाँ मेंशन करा है।
इसको बोलते हैं रिस्टोसिटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। रिस्टोसिटिन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इंटरेक्शन बिटवीन वॉल विरिवेंट फैक्टर एंड GP1B इन द लेबोरेटरी कंडीशन। लाइन से ही इटसेल्फ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम लेबोरेटरी में हमने सैंपल लिया, सैंपल में जब हम रिस्टोसिटिन डालते हैं तो ये जो प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का इंटरेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? GP1B रिसेप्टर और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पे। इनकी एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा प्लेटलेट्स का एडिशन होगा। अब हम टेस्ट में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इस एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब इन पेशेंट में अगर हमने वो वाला टेस्ट करवाया, रिस्टोसिटिन टेस्ट, जिसमें कि हम इनके इंटरेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इन पेशेंट्स में इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि GP1B रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है। इन पेशेंट में GP1B रिसेप्टर ही नहीं है, तो क्या प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट का इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। तो टेस्ट एबनॉर्मल होगा या नॉर्मल? टेस्ट एबनॉर्मल आएगा। नॉर्मल टेस्ट कब आएगा? जब उनका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इंटरेक्शन होगा। सो लेफ्ट फाइंडिंग में हमें एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट मिलेगा। रिस्टोसिटिन टेस्ट हम इम्यूनोडिफिशियंसी जब हमने पढ़ा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ा, उसमें हमने डिटेल में देखा है। रिस्टोसिटिन टेस्ट वर्क, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। सिंपल, यहाँ पे भी हमने इंटरेक्शन देख रहे हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड GP1B रिसेप्टर के बीच में। सो यहाँ पे हमें एबनॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट देखने को मिलता है। ओके, हम मूव करते हैं ग्लेंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया की। अब देखिए, यहाँ हमने बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में GP1B रिसेप्टर की डिफिशियंसी देखी। ग्लेंजमैन में हम GP2B3A डिफिशियंसी रिसेप्टर की डिफिशियंसी देखेंगे। देखिए, GP2B3A रिसेप्टर क्या करता था? प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता था प्लेटलेट्स के। अब यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो क्या प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो पाएगा? प्लेटलेट के एग्रीगेशन नहीं होगा। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इम्पेयर्ड। सो हमने बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम को देखा एंड ग्लेंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया को देखा। दोनों में रिसेप्टर्स की डिफिशियंसी है। डिफरेंस ये है, बर्नार्ड में GP1B रिसेप्टर की डिफिशियंसी है, ग्लेंजमैन में 2B3A रिसेप्टर की डिफिशियंसी। आपको ये याद रखना है। चलिए और फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से हमें क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और फैक्टर्स है एस्प्रिन। एस्प्रिन हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब हमने करा था उसमें ही बताया था कि एस्प्रिन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट में यूज़ करते हैं। एस्प्रिन क्या करता है? साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनिबिट कर देता है। अभी साइक्लोऑक्सीजिनेस क्या है? बेसिकली साइक्लोऑक्सीजिनेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। साइक्लोऑक्सीजिनेस अगर नहीं होगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बन पाएगा। देखिए, और मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ यहाँ पर, जो हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था। देखिए, हमने जब प्लेटलेट डीग्रेनुलेशन हमने पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दोनों फैक्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमने समझा था प्लेटलेट के ग्रेनुल से ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 निकलता है, जो कि एग्रीगेशन में मदद करेगा। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि प्लेटलेट का हमें एग्रीगेशन करवाना था। थ्रोम्बोक्सिन A2 मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किससे सिंथेसाइज होता है। इट इज सिंथेसाइज बाय प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजिनेस। अब अगर मैं इसी साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनिबिट कर दूँ, इसको मैं इनिबिट कर दूँ, तो क्या थ्रोम्बोक्सिन A2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो क्या प्लेटलेट का एग्रीगेशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ देखी है। देखिए, एस्प्रिन मैंने किसी पेशेंट को दिया, लाइक अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है, मुझे उसको ड्रग देनी थी, मैंने एस्प्रिन दी। अब एस्प्रिन क्या करता है? इट विल रिजल्ट इन इरिवर्सिबली इनएक्टिवेशन ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेस। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ रिक्वायर्ड होता था? थ्रोम्बोक्सिन A2 के प्रोडक्शन के लिए। अब इसका इनिबिशन हो जाएगा तो देयर इज अ लैक ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 अगर नहीं हुआ तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। ये स्टोरी थी एस्प्रिन के रिलेटेड। प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा तो वो किस डिसऑर्डर में आएगा? क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर में। ओके, देन और फैक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन करे। यूरीमिया। यूरीमिया की कंडीशन किस में होती है? पेशेंट विद अ किडनी इनसफिशिएंसी। पेशेंट जिनमें भी किडनी की इनसफिशिएंसी, उनमें हमें ऑब्वियसली यूरीमिया देखने को मिलता है। यूरीमिया का मतलब होता है सिंपली एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो एक्यूमुलेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर थिंग्स का, उसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एडिशन दोनों अफेक्ट होता है। सो यूरीमिया रिजल्ट्स इनटू द एडिशन एंड
इम्पेयर्ड एडिशन एंड एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, दोनों फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ एक एक फंक्शन पे बात कर रहे थे। पहला हमने बर्नार्ड में देखा था कि एडिशन इम्पेयर्ड हुआ था, ग्लैंसमैन में एग्रीगेशन इम्पेयर्ड हुआ था, एस्प्रिन के केस में भी हमने प्लेटलेट का एग्रीगेशन इम्पेयर्ड देखा था। यहाँ पर बोथ, दोनों एग्रीगेशन और एडिशन दोनों ही अफेक्ट हो चुका है। जो हम देखेंगे ड्रग्स, जैसे कि क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक एस्प्रिन ड्रग की बात करी थी। एस्प्रिन क्या करता था, साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनिबिट कर देता, जिसकी वजह से थ्रोम्बेक्सिन A2 हमें नहीं मिलता था। यहाँ हमें देखना है कि जो क्लोपिडोग्रिल है ये इनिबिट करता है ADP को, और ADP हमने कहाँ देखा था, वहीं देखा था प्लेटलेट डीग्रेनुलेशन के पैराग्राफ में हमने वहाँ पे ही ADP और थ्रोम्बेक्सिन A2 को पढ़ा था। देखिए एस्प्रिन के केस में थ्रोम्बेक्सिन A2 का इनिबिशन हो गया या इसका प्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया। ADP किस केस में खत्म हो गया, क्लोपिडोग्रिल ड्रग के केस में। ये ड्रग ADP को इनिबिट कर देती है, और अगर ADP प्रेजेंट नहीं होगा तो हमने देखा था ADP प्रमोट्स एक्सपोजर ऑफ GP2B3A रिसेप्टर्स ऑन द प्लेटलेट, यानी कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट के अंदर GP2B3A रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, बट अगर ADP प्रेजेंट नहीं है तो ये रिसेप्टर्स एक्सपोज नहीं हो पाएंगे प्लेटलेट की सरफेस पे। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं, जहां मैंने पूरा डिटेल में मैकेनिज्म समझाया है। अभी मैं आपको अगेन इसलिए समझा रहा हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। सो ड्रग्स जैसे कि क्लोपिडोग्रिल ADP को इनिबिट कर देगी, ADP इनिबिट होगा तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन एग्रीगेशन इनिबिट हो जाएगा। सो गाइस ये थे फैक्टर्स क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में हमें ये सिंड्रोम्स और डिजीजेस देखने को मिलती हैं। एंड द लास्ट मैं आपको बर्नार्ड एंड ग्लैंसमैन याद करवाना चाहता हूँ। मेनली पीपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बर्नार्ड में GP1B रिसेप्टर की बात हो रही है या GP2B रिसेप्टर की। सिंपली मैंने इसको इस तरीके से याद करा है, बर्नार्ड, B फॉर बर्नार्ड, G फॉर ग्लैंसमैन। अल्फ़ाबेटिकली बर्नार्ड B ऑब्वियसली पहले है, सो GP1B न्यूमेरिकली 1 पहले आएगा देन 2, सिंपल ट्रिक है। सो बर्नार्ड आपको GP1B याद रहेगा, ग्लैंसमैन GP2B। देन हमें कंफ्यूजन होता है पीपल्स को कि बर्नार्ड से में एडिशन होगा या एग्रीगेशन, ग्लैंसमैन में एग्रीगेशन होगा या एडिशन। तो आपको सिंपली याद रखना है कि ग्लैंसमैन G, एग्रीगेशन में आप देखेंगे G आएगा, एडिशन में D होता है। सो इधर ग्लैंसमैन एग्रीगेशन, तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे कि बर्नार्ड में एडिशन होगा, ग्लैंसमैन में एग्रीगेशन होगा। देन एग्जामिनर कई बार क्लूज देते हैं कि हमें ब्लड स्मीयर पे बिग प्लेटलेट्स दिखे, बिग साइज ऑफ प्लेटलेट दिखे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिग साइज ऑफ प्लेटलेट हमें बर्नार्ड में दिखेगा कि ग्लैंसमैन। सिंपल है, BS बर्नार्ड सोलियर, ब्लड स्मीयर पे हमें क्या दिखेंगे, बिग साइज के और इनलार्ज प्लेटलेट BS। तो सिंपल सी मैंने कुछ चीज़ें बता दी है जिसकी वजह से आपके कभी MCQs फ्यूचर में गलत नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।